नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और लगातार हमारी करंट के अफेयर की क्लासें चल रही हैं और आप जल्द से इसमें जुड़ जाएं और लोगों को शेयर भी कर दें इस वीडियो को, ताकि और से भी लोग जुड़ सकें। सब्सक्राइब करें चैनल और प्लीज़ कमेंट करते रहें, जिससे मुझे उत्साह वर्धन मेरा होता रहे। तो जैसा कि आपको पता है कि MIQ हम लेकर आए हुए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात इसमें करेंगे जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ही चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि इंट्रोडक्शन वीडियो में भी मैंने बताया था कि देश और दुनिया में बहुत सारे जो है कि करंट अफेयर की घटनाएं घटती रहती, लेकिन हर घटनाओं पर नज़र रख पाना मुश्किल है। और जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है उन्हीं चीज़ों को हम लोग लेके आ रहे हैं। जो संभावित दिख रहे हैं क्वेश्चन आ सकते हैं, यूपी पीसीएस और यूके पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, साथ में यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, इनके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम लोग डिस्कस यहाँ पर करेंगे। तो जल्द से आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कर दें, कमेंट करें, लाइक करें और प्लीज़ आप इसमें चैनल में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। तो हम आपको पहले क्वेश्चन पे लेके चलें, इस वीडियो की शुरुआत करें क्वेश्चन के साथ। इससे पहले आपको बता दें कि हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है 22 नवंबर से। आप लोग जुड़े उसमें, जिसके लिए द काउंसिल आईएएस जानी गई है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर अब भी उपलब्ध है। बेस्ट फैकल्टी के साथ हम लोग सुविधा मुहैया करवा रहे हैं। जो हमारा टारगेट है उसमें अदर स्टेट पीसीएस और जो यूपीएससी है इनको टारगेट करके वो बैच स्टार्ट किया गया है। उसमें आप लोग जुड़े, उसका फ़ायदा लें। जिस तरह से आप लोग उसमें लगातार एक संख्या में बैच बनती रही है, उसी तरह इस बार भी हम लोग लेके आ रहे हैं। कोरोना के बाद ये हमारा पहला बैच हो रहा है, क्योंकि 2 सालों तक लगातार कोरोना में ये बैच हमारा चल नहीं सका, क्योंकि कोचिंग संस्थानें सारी बंद हुई थी। तो अब हम पुनः 22 नवंबर से बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग आइए, जुड़िए। तो हम लोग आज का शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। तो हम जो है कि इसमें ले आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जो ज़रूरत है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं चीज़ों को लेकर आए हैं। जो लंबा अनुभव मेरा इस क्षेत्र में रहा है, कंटेंट के क्षेत्र में, उसको मैं स्वयं और हमारी टीम ने मिल करके इसको डिजाइन करते हैं। पर डे देश विदेश की खबरों को हम लोग इकट्ठा करते हैं, उनमें से देखते हैं कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसी को लेकर आते हैं। तो शुरुआत करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में कौन सा शहर सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार जीता है। क्या क्वेश्चन है? हाल ही में कौन सा शहर, शहर के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा शहर सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार जीता है। तो यह पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार किस शहर को मिला है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हमारे ऑप्शन है सूरत, कोच्चि, दिल्ली और प्रयागराज। तो इसका सही उत्तर है सूरत। यानी हाल ही में सूरत को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार मिला है। यानी सूरत जो है इस पुरस्कार को जीता है। तो सूरत जो है हमारे गुजरात में है। कहां पे? तो गुजरात राज्य में हमारे स्थित है ये सूरत। फिर हम अन्य ऑप्शनों की भी देखते हैं, चर्चा करते हैं कि हाल ही में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, किसके माने? केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार सूरत शहर ने देश में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार जीता है। तो सूरत जो है देश में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार जीता है। वहीं कोच्चि को सबसे सतत परिवहन प्रणाली वाला शहर माना गया है। सबसे सतत परिवहन प्रणाली वाला शहर माना गया है। किसको? कोच्चि को माना गया है। राजधानी दिल्ली को चांदनी चौक पुनर्विकास परियोजना हेतु सर्वश्रेष्ठ गैर मोटर चालित परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार मिला है। दिल्ली को कौन सा पुरस्कार मिला है? सर्वश्रेष्ठ गैर मोटर चालित परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार मिला हुआ है। इसको जो है सर्वश्रेष्ठ मेट्रो यात्री का भी पुरस्कार मिला है, वह है दिल्ली को ही। इस पुरस्कार का उद्देश्य सतत शहरी विकास को बढ़ावा देने हेतु किए जा रहे प्रयासों को मान्यता प्रदान करना। क्या है उद्देश्य इस पुरस्कार का? सतत शहरी विकास को बढ़ावा देने हेतु
किए जा रहे प्रयासों को मान्यता प्रदान करना है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो है हुआ सूरत, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन हमारा दूसरा नंबर है कि हाल ही में चर्चित डेयरी सरकार योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो एक योजना के बारे में बात हो रही है, डेयरी सहकार योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। हमारा पहला कथन है कि इस योजना का उद्देश्य सहकारिता से समृद्धि तक के लक्ष्य को प्राप्त करना है। उद्देश्य क्या बताया जा रहा है कि सहकारिता से समृद्धि तक के लक्ष्य को प्राप्त करना है। दूसरा कथन है कि इसका शुभारंभ अमूल के 75वें स्थापना वर्ष समारोह में किया गया। तीसरा है इसे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। तीन कथन हमारे दिए हुए हैं और तीन कथनों के आधार पर पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है, यानी सत्य कथनों की पहचान करना है। हमारे ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और डी है उपर्युक्त सभी। तो हम आपको बता दें कि इसका सही उत्तर है डी, यानी उपर्युक्त सभी ऑप्शन इसके सही है। यानी इसका उद्देश्य क्या है, सहकारिता से समृद्धि तक के लक्ष्य को प्राप्त करना, और इसका शुभारंभ अमूल के 75वें स्थापना वर्ष समारोह में किया गया, और इसे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। देखते हैं हम लोग व्याख्या। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने, कौन, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अमूल के 75वें स्थापना वर्ष समारोह के अवसर पर डेयरी सहकार योजना का शुभारंभ किया। आपसे इसमें भी पूछ सकता है कि अमूल के कौन से स्थापना वर्ष समारोह में इसकी शुरुआत की गई। तो मान लो अगर अलग से क्वेश्चन बनाया जाए और उसमें ऑप्शन दे दे 74, 75, 76 और 77, तो आपको सही लगाना है 75वें स्थापना वर्ष समारोह में डेयरी सहकार योजना का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा किया गया, अमित शाह जी द्वारा किया गया। इस योजना का उद्देश्य सहकारिता से समृद्धि तक के लक्ष्य को प्राप्त करना है। सहकारिता से समृद्धि तक के लक्ष्य को प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है इसे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी एनसीडीसी द्वारा क्रियान्वित किया है। पूछा जा सकता है कि इसका क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा, तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा किया जाएगा। अब आपको बता दें कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम जो है सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है, सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम आता है, और यही निगम जो है इस योजना का क्रियान्वयन करेगा। इस योजना से देश के डेयरी सेक्टर को मजबूत करने के मौजूदा प्रयासों को बल मिलेगा, यानी डेयरी सेक्टर जो है उसके जो मौजूदा प्रयास चल रहे हैं उसमें और भी वृद्धि होगी इस योजना के आने से। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि हाल ही में आर्मी एविएशन कोर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। आर्मी एविएशन कोर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, ऐसा क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है। हमारे ऑप्शन है 20वां, 36वां, 40वां और 50वां। तो इसका सही उत्तर है 36वां, यानी हाल ही में आर्मी एविएशन कोर का 36वां स्थापना दिवस मनाया गया। देखते हैं व्याख्या हम इसके। 1 नवंबर 2021 को, कब, 1 नवंबर 2021 को आर्मी एविएशन कोर, कौन, आर्मी एविएशन कोर द्वारा अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया गया। आर्मी एविएशन कोर यानी सेना विमानन कोर भारतीय सेना का एक घटक है। इसका गठन 1 नवंबर 1986 ईस्वी में हुआ था। तो 1 नवंबर 1986 ईस्वी में आर्मी एविएशन कोर का निर्माण हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में इसका स्थापना दिवस इस बार मनाया गया। अब जो इस बार स्थापना दिवस मनाया गया वो 36वां स्थापना दिवस है। कौन सा है, तो 36वां स्थापना दिवस है। इसके कार्यों में सैन्य प्रशिक्षण, यानी आर्मी एविएशन जो कोर है इसका काम क्या है, तो इसका काम है सैन्य प्रशिक्षण, निगरानी, हताहत लोगों की निकासी, यानी किसी आपदा में अगर कोई व्यक्ति फंसा हुआ है, लोग फंसे हुए हैं, तो उनकी निकासी करने का काम ये करेगा। फिर आवश्यक वस्तुओं का पहुंचाना और युद्ध के दौरान खोज एवं बचाव का आदि शामिल है। यानी आवश्यक वस्तुओं, मान लो कोई आपदा आया तो वहां पर आवश्यक वस्तुएं जो पहुंचाई जाएगी वहां पहुंचाने का काम ये करेगा। साथ में आप देखेंगे युद्ध के दौरान जो मारे गए लोग हैं उनकी खोज करता है और उनका बचाव कार्य भी करने का काम
आर्मी एविएशन कोर करता है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, निकट अतीत में चर्चित भाषा संगम पहल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पूछा जा रहा है भाषा संगम पहल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। कथन एक है कि इसे एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया। पहला कथन हमारा क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत इसे शुरू किया गया। दूसरा कथन है कि इसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा विकसित किया गया है। इसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा विकसित किया गया। ये दो कथन दिए गए हैं, इसमें हमें सत्य कथन को पहचानना है क्योंकि सत्य कथन यहां पर पूछ रहा है। तो हमारे ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो इसका सही उत्तर है सी, यानी एक और दो दोनों इसके कथन जो है सत्य हैं। देखते हैं इसमें कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने कौन सा मंत्रालय, तो शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय एकता दिवस, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय एकता दिवस, और राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि 31 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय एकता दिवस जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह हमने पीछे वाले वीडियो में चर्चा भी कर चुके हैं। तो देखते हैं, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत, किसके, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत भाषा संगम पहल, भाषा संगम मोबाइल ऐप और एक भारत श्रेष्ठ भारत क्विज ऐप की शुरुआत की है। यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत तीन चीजों की शुरुआत की गई, तीन पहलों की शुरुआत की गई है। एक में है भाषा संगम पहल, फिर भाषा संगम मोबाइल ऐप और एक भारत श्रेष्ठ भारत क्विज ऐप। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत किन तीन चीजों का जो है किन तीन पहलों की शुरुआत की गई थी। एक पहल आपकी क्या दिख रही, भाषा संगम पहल, दूसरा भाषा संगम मोबाइल ऐप और एक भारत श्रेष्ठ भारत क्विज ऐप, ये तीनों का शुरुआत की गई है। तो हम देखते हैं भाषा संगम पहल माने भाषा संगम 22 भारतीय भाषाओं के दैनिक उपयोग में आने वाली बुनियादी वाक्य सिखाने के लिए शिक्षा मंत्रालय की पहल है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा संगम पहल किस मंत्रालय की पहल है, तो शिक्षा मंत्रालय की पहल है। अब यह 22 भाषाओं के दैनिक उपयोग में आने वाली जो बुनियादी वाक्य है उनको सिखाने का प्रयास करता है। तो यह 22 भाषाएं जो हमारे भारतीय संविधान में लिखा गया है और भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जिसका वर्णन किया गया है, उन 22 भाषाओं का उल्लेख इसमें किया जा रहा है। इसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी द्वारा इसको विकसित किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत की अगर बात करें तो इसकी घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा 2015 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर की गई। आपसे पूछा जाए कि अगर एक भारत श्रेष्ठ भारत की शुरुआत कब हुई थी, तो 2015 में हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई थी। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में भी आपको इसमें जानकारी मिली। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 2021 का राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया। पूछा जा रहा है कि 2021 का राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस कब मनाया गया। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया, हमारे ऑप्शन है 2 नवंबर को, 3 नवंबर को, 6 नवंबर को, 8 नवंबर को। तो 2021 का राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर है 2 नवंबर को। तो ये राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस जो है धन्वंतरी दिवस पर मनाया जाता है, यानी जिसको धनतेरस बोलते हैं। इस दिन, जिस दिन धनतेरस पड़ता है उस दिन इसका आयोजन किया जाता है राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस का। तो धन्वंतरी दिवस के उपलक्ष्य में, मतलब धन्वंतरी दिवस जिस दिन मनाया जाता है उस दिन ये हुआ था। तो इस बार जो है कि 2 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस मनाया गया है। देखते हैं 2 नवंबर 2021 को, 2 नवंबर 2021 को छठा राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस मनाया गया। यह भी पूछा जा सकता है कि 2021 में राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया, कौन सा ये स्थापना दिवस था या कौन सा ये दिवस था जो मनाया गया। तो कौन सा है, छठा जो है इसका दिवस मनाया गया।
भारत में प्रत्येक वर्ष धन्वंतरी दिवस यानी धनतेरस के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 2016 में हुई थी। कब हुई थी इस दिवस की शुरुआत? तो 2016 में इस दिवस की शुरुआत हुई थी। 2016 से लगातार इस दिवस को मनाया जा रहा है। तो इस बार 2021 में यानी 2016 से 2021 में, तो 21 में जो मनाया जा रहा है वो 6वां राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस मनाया जा रहा है। वर्तमान पीढ़ी को आयुर्वेद के प्रति जागरूक करना और समाज में चिकित्सा के आयुर्वेदिक सिद्धांतों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। यानी वर्तमान जो पीढ़ी चल रही है उनको आयुर्वेद की शिक्षा देना, उसके बारे में उनको जागरूक करना इस दिवस का उद्देश्य है। अगर हम प्राचीन काल में हिस्ट्री में जाएं तो वहां पर देखेंगे चरक संहिता जैसे आयुर्वेद के सिद्धांत मिलते हैं, जहां चरक जैसा आयुर्वेद का जो विद्वान रहा उसने बहुत भारी मात्रा में वहां पर आयुर्वेद को बढ़ावा दिया है। तो एंशियंट हिस्ट्री में ही अगर आप जाते हैं, प्राचीन काल में ही जाते हैं, तो वहां आयुर्वेद का बड़ा जो है कि वर्चस्व दिखाई देता है। आगे चल करके इसमें परिवर्तन होता है। 2020 में यह दिवस 13 नवंबर को मनाया गया था। तो अगर 2020 में पूछता है कि कब मनाया गया था, तो यह 13 नवंबर को मनाया गया था। और 2021 में जो मनाया जा रहा है यह 2 नवंबर को मनाया जा रहा है। यानी जब धनतेरस पड़ेगा तो धनतेरस के अवसर पर ही यह दिवस मनाया जाता है। तो आपको यह याद रखना है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस धनतेरस के अवसर पर यानी धन्वंतरी दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है कि हाल ही में किसे 2021 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है कि यूपीएससी और यूपी पीसीएस, अन्य स्टेट के पीसीएस के अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इस पुरस्कार से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बुकर पुरस्कार, तो 2021 का बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, इस पे क्वेश्चन है। तो हमारे ऑप्शन है डगलस स्टुअर्ट, बी है डेमोन गैलगट, और सी है सत्या नडेला, और डी है मेलिंडा गेट्स। तो इस बार जो है 2021 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया डेमोन गैलगट को, यानी डेमोन गैलगट को इस बार बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब आपको बता दें कि बुकर पुरस्कार अंग्रेजी पत्रिका का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है, यानी अंग्रेजी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। और इस बार 2021 का डेमोन गैलगट को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डेमन गैलगट जो है दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार हैं। कहां के? दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार डेमोन गैलगट को उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए 2021 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो 1999 के बाद अपने देश से यह पुरस्कार जीतने वाले पहले विजेता है। यानी 1999 के बाद दक्षिण अफ्रीका के डेमोन गैलगट पहले व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिल रहा है। यानी दक्षिण अफ्रीका के 1999 के बाद जो पहले व्यक्ति बन रहे हैं वो कौन है? डेमोन गैलगट। तो आज एक लंबा समय दिख रहा है 1999 से 21वीं शताब्दी में दक्षिण अफ्रीका से, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते। 21वीं शताब्दी में दक्षिण अफ्रीका से बुकर पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन है? तो कौन है? डेमोन गैलगट। अब इन किस उपन्यास के लिए दिया गया है? तो द प्रॉमिस उपन्यास के लिए इनको दिया गया। और द प्रॉमिस जो है एक श्वेत अफ्रीकी परिवार की कहानी है, जिसमें उसने एक अश्वेत परिवार को घर देने का वादा किया है। तो ये जो द प्रॉमिस पुस्तक है, उपन्यास है, इसमें जो है कि एक श्वेत व्यक्ति की कहानी इसमें लिखी गई है। और यह श्वेत व्यक्ति एक अश्वेत व्यक्ति को घर देने का वादा करता है, उसी पर यह कहानी बेस्ड है। तो देखते हैं कि कहानी जिसमें अपने अश्वेत घरेलू सहायक को घर देने का वादा किया है। बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में की गई थी। कब की गई थी? तो बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यासों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई थी। यह अंग्रेजी साहित्य का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, यानी अंग्रेजी साहित्य का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। अब अंग्रेजी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए उसमें जो लोग अच्छा प्रयास करते हैं उनके लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। अब इसकी शुरुआत हुई थी 1969 ईस्वी में। इस पुरस्कार में विजेता को 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है। पाउंड मतलब राशि भी पूछ ली जाती है कि इस पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है। तो बुकर पुरस्कार में जो है 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है। 2020 की अगर बात करें, कभी कभी यह होता है कि वर्तमान की चीजों को पूछ करके पीछे वाले साल का भी करंट अफेयर पूछ लिया जाता है। चलता मुद्दा नया ही है, लेकिन पूछ लिया जाता है कि पीछे की चीजें आपको कितना अभी याद है।
तो उस चीजों को देखते हुए वो पूछ लेता है। तो हम अपने कंटेंट में जो है कि पीछे 1 साल के पीछे की घटनाओं को भी शामिल करेंगे एक पॉइंट में, जहां से संभावित है कि वो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें देखिए 2020 में यह पुरस्कार स्कॉटलैंड के लेखक डगलस स्टुअर्ट को सुंगी बैन के लिए दिया गया था। तो 2020 में किसको दिया गया था बुक का पुरस्कार? तो डगलस स्टुअर्ट को। और डगलस स्टुअर्ट कहां के निवासी हैं, लेखक हैं? तो स्कॉटलैंड के हैं और इनका उपन्यास है सुग्गी बैन। सुग्गी बैन के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा जन सेवक योजना की शुरुआत की गई? क्या पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा जन सेवक योजना की शुरुआत की गई? तो जन सेवक योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है, यह क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक, यानी कर्नाटक सरकार ने हाल ही में जन सेवक योजना की शुरुआत की है। देखते हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है इस समय? बसवराज बोम्मई ने जन सेवक योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य आम लोगों को घर पर ही सरकारी सेवाएं प्रदान करना। जो आम लोग हैं उनको घर पर ही सरकारी सेवाएं प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। अब हम बात करें कि घर पर ही सेवाएं प्रदान करना, जैसे आप खेतों की बात होती है तो खसरा खतौनी, आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, ये सारे गांव में बनते हैं। तो जो आम लोग हैं इनके लिए ये जो सुविधा है ये यहीं पर इनको गांव में ही उपलब्ध हो सके, ताकि ये इनको शहर का चक्कर न लगाना पड़े। इन सारी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, कर्नाटक सरकार ने जन सेवक जो है योजना लॉन्च की है, ताकि आम लोगों को घर पर ही ये सरकारी सेवाएं मुहैया कराई जा सके। देखते हैं इस पहले चरण के, इस योजना के पहले चरण के दौरान बंगलुरु के सभी 198 नगर पालिका वार्डों में लागू की जाएगी। तो बंगलुरु जो है, कर्नाटक के बंगलुरु के सभी 198 नगर पालिका वार्डों में लागू की जाएगी। तो ये जो है इसका व्याख्या रहा। नेक्स्ट आते हैं हमारा क्वेश्चन 8 नंबर क्या है? हाल ही में भारत के किस मुक्केबाज ने AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में हमारे ऑप्शन है आकाश कुमार, बी है अमित पंघाल, सी है मनीष कौशिक और डी है गौरव बिघुड़ी। तो इसमें हमारा सही उत्तर है आकाश कुमार, यानी आकाश कुमार ने हाल ही में, ये मुक्केबाज हैं आकाश कुमार, इसने जो है कि AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। तो देखते हैं इनके व्याख्या कि भारतीय मुक्केबाज आकाश कुमार 54 किग्रा में, कितने में? तो 54 जो है किग्रा में ये मुक्केबाजी में इन्होंने ये कांस्य पदक जीता है। AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है, यानी आकाश कुमार इसको जीता है। इसमें अमित पंघाल, अगर मैं पीछे की बात करूं जो और भी ऑप्शन इसमें दिए गए, अमित पंघाल 2019 में जीते थे, उसमें रजत पदक से सम्मानित हुए थे। अमित कौशिक 2019 में कांस्य पदक पाए थे और गौरव बिघुड़ी 2017 में कांस्य पाए थे। अब तक भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं। कितने? 6 पदक इसमें जीत चुके हैं विश्व पुरुष मुक्केबाजी में। इस AIBA में विश्व पुरुष मुक्केबाजी में अब तक भारत 6 पदक जीत चुका है। तो ये जो है कि 3 से 4 नाम हुए और कुल 6 आपको याद रखने का, अब तक 6 पदक इन्होंने इसमें जीता है। AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA द्वारा आयोजित द्विवार्षिक मुक्केबाजी प्रतियोगिता है। कौन सा? द्विवार्षिक मुक्केबाजी प्रतियोगिता है, 2 साल में आयोजित की जाती है। अब AIBA अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा यह आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन पहली बार 1974 में हवाना यानी क्यूबा में किया गया था। कब पहली बार इसका आयोजन किया गया था? तो 1974 ईस्वी में किया गया था। कहां पे किया गया था? तो हवाना में। अब हवाना कहां पे है? क्यूबा में है। तो क्यूबा में इसका पहली बार आयोजन किया गया था 1974 ईस्वी में। तो पहली बार और लास्ट बार। अब इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो इन पे आपको ध्यान रखना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है 9 कि हाल ही में चर्चित भारतीय फ्लैप सेल कछुआ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय फ्लैप सेल कछुआ के संदर्भ में हमें विचार करना है।
ऑप्शन हमारे हैं जो कथन पहला कि इसका वैज्ञानिक नाम लिस्मस मिस पंक्ट्वाटा है। क्या है? लिस्मस मिस पंक्ट्वाटा है। यह आईसीएन की वेड लिस्ट में सुभेद्र श्रेणी में शामिल है। ये दो कथन दिए गए हैं, उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है? तो हमें सत्य कथन को पहचानना है कि जो दो कथन दिए गए इसमें से सत्य कथन कौन सा है। हमारे ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो इसके सही उत्तर है एक और दो दोनों, यानी सी इसका सही उत्तर है। तो हाल ही में जो है कि फ्लैप सेल कछुआ को पाया गया, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है लिस्सेमिस पंक्ट्वाटा है और यह आईसीएन की वेड लिस्ट में सुभेद्र श्रेणी में शामिल है। देखते हैं व्याख्या। हाल ही में उड़ीसा के, कहां पर? उड़ीसा के वन अधिकारियों ने कथित तस्करी रैकेट में 40 भारतीय फ्लैप सेल कछुए जब्त किए हैं। कितने? 40 भारतीय फ्लैप सेल कछुए जब्त किए हैं उड़ीसा में वन अधिकारियों ने। इसी मुद्दे को लेकर के ये चर्चित में रहा, जिसपे क्वेश्चन संभावित हो सकते हैं, इसलिए इस पे हमने और हमारी टीम ने इस पे क्वेश्चन आपके सामने पेश किया है। देखते हैं। फ्लैप सेल नाम की उत्पत्ति प्लास्ट्रॉन पर स्थित उरु फ्लैप की उपस्थिति में हुई। इसका वैज्ञानिक नाम जो है लिस्सेमिस पंक्ट्वाटा है। यह मीठे पानी की कछुए की प्रजाति है। तो यह मीठे पानी की कछुए की प्रजाति है और जैसा कि ऑप्शन इसमें लिखा हुआ है तो आईसीएन की वेड लिस्ट के सुभेद्र श्रेणी में शामिल है। तो ये आईसीएन की वेड लिस्ट के सुभेद्र श्रेणी में शामिल है। आईयूसीएन की सुभेद्र श्रेणी में शामिल है। इसकी वेड लिस्ट जारी करता है आईयूसीएन, तो वेड लिस्ट जारी करता है और वेड लिस्ट के जो है सुभेद्र श्रेणी में इसको शामिल किया गया है, यानी फ्लैप सेल कछुए को। तो आप अगर इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां से यह क्वेश्चन बनता है। तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी से भी वर्तमान में देखा जाता है बहुत सारे क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं, तो वहां से यह क्वेश्चन बन सकता है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? किसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? हमारे ऑप्शन है कपिल देव, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री। तो इसमें सही उत्तर है राहुल द्रविड़, यानी अभी बीसीसीआई ने राहुल द्रविड़ को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। और ये जो राहुल द्रविड़ है भारतीय क्रिकेट के जो है कि माने जाने खिलाड़ी माने गए हैं और ये जो है रवि शास्त्री का स्थान ले रहे हैं। तो रवि शास्त्री वर्तमान में मुख्य कोच हैं भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का। अब इनकी जगह राहुल द्रविड़ को नया कोच, मुख्य कोच बनाया गया है। आते हैं व्याख्या में कि विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी राहुल द्रविड़ को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। वे रवि शास्त्री का स्थान लेंगे। किसका? रवि शास्त्री का स्थान लेंगे। राहुल द्रविड़ इससे पूर्व बंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी यानी एनसीए के प्रमुख थे और राहुल द्रविड़ ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत 1996 में श्रीलंका के विरुद्ध खेलते हुए की थी। कब किया था इन्होंने अपनी अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत? 1996 ईस्वी में श्रीलंका के विरुद्ध खेलते हुए इन्होंने अपना करियर की शुरुआत की थी। तो इस तरह आज का यह क्वेश्चन रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको हमने लेके आया है आपके सामने। आप इसी तरह लगातार बने रहिए और हमारे वीडियो को आप प्लीज शेयर करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, उसमें आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बने और अधिक से अधिक बढ़ावा दें। अब ये चीजें आपके लिए सार्थक होगी, आपके लक्ष्य को पूरा करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि हमने बेहतर टीम को द्वारा, बेहतर लोगों के द्वारा, रिसर्च टीम के द्वारा हमने इसको तैयार करवाया है। मैं स्वयं इस पे जो है कि तैयार करता हूं और इसमें देखता हूं कि कौन से संभावित क्वेश्चन है जो हमारे अनुभव रहे हैं अब तक के, वो सारी चीजें इसमें लगा दिया हूं ताकि आपके लिए अनावश्यक चीजों को न पढ़ने के बजाय आपको महत्वपूर्ण चीजें मिलती रहें और आप सफलता की राह की पे चलते चलें। और इसी शुभकामनाओं के साथ कि आप जल्द सफल हों और आप जल्द सफल होकर के अपने देश का नाम रोशन करें। इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।